बताओ कुछ, एनीथिंग। देखो पहले इधर आओ, उसको बाद में 1 मिनट बाद में समझेंगे। आइसोमेरिज्म के अंदर, आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि ये दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो। अब मैं वहां पे आ रहा हूं, कैसे थ्योरी कैसे बिल्डअप करते हैं देखो। दूसरा मैंने आपको बताया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल के अंदर हमने देखा था कि भी इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट चेन लेंथ, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू मेटामेरिज्म, ओके, ड्यू टू टोयोटोमेरिज्म, ओके, या फिर साइक्लिक या ओपन चेन वाला भी होता है। स्टीरियो के अंदर जियोमेट्रिकल, फिर उसके बाद में ऑप्टिकल, फिर उसके बाद में कन्फॉर्मेशनल। एक बात बताइए जनाब, ये जो जियोमेट्रिकल है इसमें हम क्या देख रहे थे? मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या देख रहे थे? जियोमेट्रिकल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब हम देखते हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर ये देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, इसको हम रोटेट नहीं कर सकते भाई ऐसे। रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। क्यों नहीं कर सकते? आपको मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था कि ये वाला तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड फेस टू फेस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग इस टाइप में है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बन रहा था, ये बना था आपका साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। अगर मैं इस बॉन्ड को, ये साइड बाय साइड ऐसे लाइक दिस, ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इनके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दोनों ऐसे हैं, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। अगर मैं इसको रोटेट करूंगा ऐसे तो ये तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमारा कंपाउंड ही नहीं बचा। क्या ऐसा कंपाउंड कभी देखा है कि ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता हो? ऐसा तो हमने नहीं देखा। एक सिंगल अगर डबल बॉन्ड है तो नहीं देखा हमने कि भाई एल्कीन जो है ऑटोमेटिकली एल्केन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं देखा ना, और होता भी नहीं है। ऐसे डबल बॉन्ड रूम टेम्परेचर की एनर्जी से डिसोसिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन था वो था हमारा बॉन्ड की रोटेशन के ऊपर, और हम ये देखते थे कि वहां पे वो बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा भाई, एक पीपीएल होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसकी तरफ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का क्या बिहेवियर है। राइट में अगर रोटेट कर दिया तो डेक्स्ट्रो हो गया, लेफ्ट में कर दिया तो लिवो हो गया। इसमें हमने देखा इसके बिहेवियर की तरफ। कन्फॉर्मेशनल में क्या है? कन्फॉर्मेशनल में जो कहानी यहाँ पे अधूरी छोड़ दी थी कि भाई ये वाला जो कंपाउंड है, अगर मान लो मेरा एल्केन होता, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये और ये लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इसको एक रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या होता है, एक कार्बन और दोनों कार्बन को हम ऐसे साइड से देखते हैं, दोनों कार्बन को लाइक दिस, ऐसे फ्रंट में आके नहीं, हम ऐसे साइड से आके देखते हैं, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये कार्बन है मेरा पीछे वाला, ओके, पीछे की तरफ, और ये इधर है, ओके। एक हाइड्रोजन मान लो मैं ऐसे ले सकता हूं, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक ऐसे कर सकते हैं। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन मेरा ऐसे हो सकता है, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ और एक ये लाइक दिस, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अगर इस कंपाउंड को अगर मैं बिल्कुल फ्रंट से देखूं तो उसको मैं ऐसे ही बना सकता हूं। ये मेरे पास वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम, इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, ये लो 1 2 एंड 3, जो अब उस बॉन्ड के अलावा देख रहा हूं मैं, जो कार्बन कार्बन के बीच है, पीछे वाला कार्बन एक सर्कल के रूप में, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो लो मैं सर्कल के ऊपर लगा रहा हूं, जस्ट इसके पीछे है, ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये वाला हो गया, जस्ट इसके पीछे ये वाला बिल्कुल क्लोज में मैं बना रहा हूं, ये वाला, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है बिल्कुल इसके पीछे छुपा हुआ है, बिल्कुल ये वाला इसके पीछे छुपा हुआ है। ऐसे स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा ये इथेन मॉलिक्यूल है। क्या है ये? इथेन मॉलिक्यूल है। तो ये इथेन मॉलिक्यूल की इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन, ठीक है। लेकिन क्या होता है
जब ये ऐसे इक्लिप्स्ड फॉर्म में आता है तो देखो भाई यहाँ पे ये जो सिग्मा पेयर है, यहाँ पे ये वाला सिग्मा पेयर है। अब यहाँ पे तो इतनी दूरी दिखा रखी है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता ना, ये पास में होते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन की वजह से ये थोड़ा सा रोटेट कर सकता है, ठीक है, रोटेट करेगा और ये क्या होगा, ऐसे इन बिटवीन पोजीशन लेके आएगा। कैसे? इसी को अगर मैं बनाऊं तो दिस इज साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। एक काम करते हैं, जो पीछे वाला कार्बन है उसको फिक्स कर लेते हैं। ये लो, मैंने पीछे वाले कार्बन को तो ऐसे कैसे रखा, ये जो है इसको मैं रोटेट कर दूं 60 डिग्री, ये 120 डिग्री एंगल है। अगर मैं सामने से देखूं तो प्लेन के अंदर अगर मैं देखता हूं तो 120 डिग्री एंगल है। वैसे बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं है, बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री है बेटा। लेकिन अगर मैं फ्रंट में अगर देखता हूं और इसकी एक फोटो खींचता हूं तो 120 डिग्री आता है टू प्लेन में। अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये हाइड्रोजन यहां बीच में आ जाएगा लाइक दिस, ये वाला हाइड्रोजन यहां चला गया लाइक दिस, और ये वाला हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो एक चीज देखो, ये इससे दूर हो गए सारे, कोई क्या एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्टैगर्ड फॉर्म। क्या इसमें रिपल्सन कम है या इसमें, बताओ बेटा। अब इसके अंदर रिपल्सन ये वाला इससे भी दूर है और इससे भी दूर है, स्टैगर्ड फॉर्म इज हैविंग लेस रिपल्सन। तो बताओ कौन से सिस्टम में एनर्जी कम होगी, किसमें ज्यादा होगी, बताइए। विच सिस्टम, विच फॉर्म विल हैव मोर एनर्जी? एनर्जी किसमें ज्यादा होती है, बताइए जनाब। भाई जहां पे रिपल्सन, किसी सिस्टम के अंदर रिपल्सन भर गया, रिपल्सिव एनर्जी आ चुकी है उसके अंदर, वहां पे एनर्जी ज्यादा होती है भाई। जहां अट्रैक्शन होते हैं वहां पे एनर्जी रिमूव हो चुकी होती है, बॉन्ड बनते हैं वहां पे। लेकिन जहां रिपल्सन आ रहा है वहां पे या तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होता है सॉरी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है, या फिर उसके अंदर रिपल्सन भर गया तो एनर्जी उसकी ज्यादा हो गई है। आप ये ध्यान रखना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। जितना ज्यादा रिपल्सन उस सिस्टम के अंदर बढ़ता जाएगा उतना ही वो उसके अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड एनर्जी? यस, किसी भी सिस्टम में एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम स्टेबल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई अब क्या मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा? स्टैगर्ड, क्योंकि इसके अंदर रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, ये लो, यहां पे ऐसे मैं इसको बना रहा हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म। जब इसके जस्ट राइट में लगा रहे हो ना तो तीनों हाइड्रोजन राइट में ही लगाओगे। ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। दूसरा मैं बना रहा हूं, पीछे वाले कार्बन पे सेम, सॉरी पीछे वाले पे सेम बना रहे हैं ना, ये लो, फ्रंट वाले कार्बन पे चेंज कर रहे हैं ना, पीछे वाले कार्बन पे सेम, ठीक है। डॉट क्या है? फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, और सर्कल क्या है? रियर कार्बन, ठीक है बेटा। यहां से यहां क्या ये दोनों के दोनों स्टेट एक दूसरे के अंदर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, या ये इक्विलिब्रियम, ये स्टैगर्ड है भाई, या ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा? बताइए, थोड़ा सा सोचो बेटा, सोचने पे मजबूर कर देता हूं मैं आपको। बताइए, अगर ये दो फॉर्म हैं, एक के अंदर एनर्जी का ज्यादा होना, एक के अंदर एनर्जी का कम होना, तो कुछ टाइम के बाद भाई एक ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, तो वो जो मॉलिक्यूल है किसमें ज्यादा रहना पसंद करेगा? क्या यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा? इक्विलिब्रियम तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, इक्विलिब्रियम तो आएगा। अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल इथेन के हैं तो ज्यादातर मॉलिक्यूल मोर देन 50% स्टैगर्ड में रहेंगे और लेस देन 50% इसमें जाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल इसमें रहेंगे, लेकिन उनका इंटर कन्वर्जन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके इंटर कन्वर्जन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना, दैट इज वेरी स्मॉल, 3 to 4 किलो जूल पर मोल।
वेरी स्मॉल एनर्जी। एक मोल को 3 से 4 किलो जूल चाहिए, जो कि रूम टेम्परेचर पे जितनी हीट मिलती है ना उससे इनको मिल जाती है। और ये जो है इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। लेकिन एट ए टाइम जब भी हम उसमें से कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी हाई फाई टेक्निक जो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर दे तो ये मेजर कर सकते हैं क्या? मैं जब तक मैं मॉलिक्यूल को देखूंगा ना इसको कि भाई कितने परसेंट है, ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है, अगले टाइम इसमें, तो ये जो कन्वर्जन का जो टाइम है ना बेटा, इट इज टू मच स्मॉल, वी कांट रिकॉग्नाइज कि अभी वो जो इथेन का मॉलिक्यूल है वो स्टैगर्ड में है या इक्लिप्स में है, वी कांट रिकॉग्नाइज। आप ये बोल सकते हो जैसे मान लो ये फैन है, ठीक है, ये जो फैन है अगर ये बिल्कुल स्लो चले, ये लो मैं स्लो कर देता हूं, ठीक है, ये मैंने कर दिया 1 की स्पीड में, अगर ये और भी स्लो चले तो आप इसकी पंखुड़ियों को देख पा रहे हो, थोड़ा ऐसा ऐसी आंखों को घुमा के देखो फिर भी देख लोगे आप। लेकिन अगर इसी को मैं फास्ट स्पीड में कर दूं तो आप कितनी भी आंखों को घुमाओ उसकी पंखुड़ियों को गिन नहीं सकते कि भी इसके अंदर कितनी है और क्या स्पीड है। सेम वे इनके साथ हो रहा है, ये जो इंटरकन्वर्जन है ना, इट इज सो मच फास्ट वी कांट डिटेक्ट कि भी वो किस स्टेज में है, लेकिन ये इंटरकन्वर्जन चलता रहता है, इसके प्रमाण मिल चुके हैं। ओके, बट कन्वर्जन इज टू फास्ट वी कांट रिकॉग्नाइज कि भी वो मॉलिक्यूल किस स्टेज में है। ये पूरा का पूरा नोट डाउन करो बेटा, जो जो चीजें आपको नोट डाउन करनी है नोट इट डाउन। अब ये दोनों हमारे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं, लेकिन इनको हम बना नहीं सकते सेपरेट सेपरेट। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो ये जो चीजें मैं जो बोल रहा हूं ना, इसको बस ध्यान से सुनो, दिमाग में रखो कि हाँ सर ऐसे बोल रहे थे, इस टाइप में इसका आंसर होना चाहिए। पहले कौन सा उतारे हो, ये वाला, ये हो गया, ये याद रखना, इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम साहौर्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। और बिल्कुल प्लेन में जो आती है उसको न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं ना, हाइड्रोजन 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 एक प्लेन के अंदर लाइक दिस, तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? न्यूमैन न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ओके बेटा, यहां पे बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यूमैन के अंदर देखो सिद्धांत, ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों ग्रुप ये आपकी तरफ है, लाइक दिस आपकी तरफ है। क्योंकि अगर मान लो मैं इसको टेट्राहेड्रल कार्बन मानता हूं, तो मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि भाई ये ऐसे है, 2 कार्बन ऐसे और 2 कार्बन ऐसे, लाइक दिस, ये ऐसे है बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है ना, आपने ऐसे ही देखा होगा, एक ऊपर की तरफ एक ऐसे एक ऐसे। अगर इसको मैं उठा के ऐसे रख दूं तो 2 आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दिस इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड 2 आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, नीचे की तरफ अंदर की तरफ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं ना, बस इसके ऊपर ध्यान दो, एक ही लाइन में याद रखो, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। कोई भी ऐसे करके अपने हाथ, जैसे मान लो किसी बच्चे को अगर उसको लेना है तो ऐसे करता है ना, बस वैसे ही याद रखो, these two are in horizontal line, okay, these two are towards the observer, like that। बस अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, साहौर्स में मैंने बता ही दिया, साहौर्स में मॉलिक्यूल को हम साइड से व्यू करते हैं, ओके। और ये जो बॉन्ड है ये एक दूसरे के जो पीछे आ रहे हैं इनको हम इक्लिप्स्ड बॉन्ड भी बोल देते हैं, एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म। रिपल्सन इसमें ज्यादा है, यहां पे एक लाइन लिख सकते हो, रिपल्सन बिटवीन इक्लिप्स्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इज लार्ज, सो इट इज लेस स्टेबल। लार्ज है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। चलो अब एक चीज और बतानी है मुझे इसमें,
ये ग्राफ है, इस साइड में है एनर्जी, ठीक है, जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। इस साइड में हम लेते हैं टाइम कोऑर्डिनेट या रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं इसको, रिएक्शन कोऑर्डिनेट टाइम है, मतलब टाइम बीतता हुआ जा रहा है। ओके बेटा, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। यहाँ पे ये हमारा रिएक्टेंट है। क्या मैं रिएक्टेंट इसको मान लूं, किसी एक को मान लूं? चलो भाई, मैंने मान लिया कि यहाँ पे इक्लिप्स्ड फॉर्म है। इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी कितनी है, ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। इक्लिप्स्ड से अगर इसको आना है स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड की एनर्जी कम, तो देखो मैं इससे लेस दिखा रहा हूं भाई, ये है आपकी स्टैगर्ड इथेन, इक्लिप्स्ड इथेन एंड इट इज स्टैगर्ड इथेन। तो मुझे बताइए ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ में कितनी होगी? ऐसा क्वेश्चन आता है और आंसर में दे देगा आपको 3 to 4 नंबर 2, 150 to 300 किलो जूल नंबर 3, 15 to 20 नंबर 4, 0 किलो जूल। ये जो एट रूम टेम्परेचर क्या रहेगा इसका आंसर? 3 to 4 किलो जूल। जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये किस में होती है? ये आएगी आपकी नेक्स्ट जो मैं करवाने जा रहा हूँ, 50 to 30 होता है, लेकिन 15 to 30 वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, अगले मॉलिक्यूल में मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट को और कितनी एनर्जी चाहिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो इसके लिए अगर ये मेरा रिएक्टेंट हो जाए, इसको वापस इसमें कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी या कम? है ना, बताइए। अब इसको किस में कन्वर्ट होना है? इसमें होना है। इतनी एनर्जी है इसके पास, इसको कहां तक जाना है? इतनी हाइट पे, तो इसको तो इतनी ही चाहिए भाई। अभी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है ना, तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, लिटिल बिट, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या है ना, अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है, 10-15 किलो जूल तक जो है ना, 20-30 तक मिल जाती है। तो ये दोनों का कन्वर्जन सोल्व हो जाता है। लेकिन मोर डिफिकल्ट कौन सा है? यहां से यहां जाना, ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्या हम आगे बढ़े? ये वाला नोट डाउन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट ये कंपाउंड लेते हैं बेटा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये CH3। इस कंपाउंड का नेम बताओ भाई, IUPAC नेम क्या है? चार कार्बन है, वर्ड रूट इज ब्यूट, वर्ड रूट इज ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है दोनों सभी कार्बन के अंदर, तो ANE, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, कोई ये साइक्लिक चेन नहीं है, कोई इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, ब्यूटेन है, ठीक है जी। अब देखो भाई, अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला बनाता हूं, ये कार्बन सॉरी साहॉर्स वाला, तो यहाँ पे CH3 को लेते हैं, ये हाइड्रोजन को लेते हैं, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कितनी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम ग्रुप के पीछे, सेम ग्रुप के पीछे, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये है फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे इसको? फुल्ली इक्लिप्स्ड। ओके, अब क्या करें? अब मैं एक काम करता हूं, इसको 60 डिग्री रोटेट करता हूं, इसको रखो आप सेम और इसको रोटेट करो। चलो भाई रोटेट कर दो बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। पीछे वाला हमने कर दिया फिक्स, वेरी गुड, ये लो भाई मैंने इसको कर दिया फिक्स। आगे वाले को रोटेट करते हैं, CH3 इस डायरेक्शन में गया, ये वाला, ये जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे, ओके। ये जो फॉर्म है ये स्टैगर्ड टाइप में दिख रही है ना आपको, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्टैगर्ड नहीं बोलते,
दिस इज नोन एज गोची फॉर्म, GAUCHE, गोची फॉर्म, GAUCHE, गोची फॉर्म। ठीक है बेटा, ये गोची फॉर्म फुल्ली इक्लिप्स से किस में कन्वर्ट हो गया, गोची फॉर्म में। नंबर 2 60 डिग्री रोटेशन के बाद, ये पहली स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर, हम फुल्ली इक्लिप्स से लेके चले हैं। ओके, बनाते रहो फटाफट। तीसरी बनाओ, थर्ड अगेन 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। जब 60 डिग्री से रोटेट किया तो भाई ये CH3 यहां पे आ जाएगा। ओके, पीछे वाला सेम CH3 H और H, ये लो भाई, CH3 नीचे की तरफ आ गया, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चला गया, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चला गया। अब इसमें बताइए जनाब, ये जो CH3 है ना, जो पहले इसके थोड़ा सा नजदीक था, देखो बेटा इसमें ये इसके नजदीक था, लेकिन अभी CH3 से बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा चुका है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एंटी फॉर्म। थर्ड स्ट्रक्चर जो होगी हमारी, दिस इज नोन एज एंटी फॉर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगेन इसको हम क्या करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट करो। 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, पीछे वाला सेम CH3 H और H। चलो भाई अगले वाले को चेंज करते हैं। ये CH3 चला जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये कार्बन, ये आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे चला गया CH3 और ये आ गया ये वाला हाइड्रोजन। ये अगेन क्या होगा भाई, ये देखो बेटा इसमें क्या था, इसमें ये CH3 इसके राइट में था, इसमें ये वाला CH3 इसके लेफ्ट में है, तो ये भी गोची फॉर्म है, ये भी क्या है, गोची फॉर्म है। फोर्थ इज अगेन गोची फॉर्म। फिर क्या करें, अगेन 60 डिग्री से रोटेट कर दो, क्या बनेगा, इसके जस्ट बिल्कुल वो फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा ये, फुल्ली इक्लिप्स्ड। पीछे वाला सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये लो CH3 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है भाई, क्या थर्ड वाले में क्या हो गया, 120 घुमा दिया गया, कहाँ था ये, सेकंड वाला था, इधर था, अच्छा बीच में लाना था, यस गड़बड़ हो गई। चलो तो इसका मतलब ये है CH3 ये रखा, ये है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सही कह रहे हो भाई, CH3 ओके, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये देखो भाई, इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड और इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या इक्लिप्स तो है, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड आ रहे हैं लेकिन नेचर ऑफ ग्रुप सेम नहीं है, इसको हम बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड। 60 डिग्री घुमाना है, ज्यादा घूम जाए तो मुझे बता देना। इस वाले में क्या करेंगे फिर, ये यहाँ पे है, यहां से फिर यहाँ पे आएगा बेटा, है ना, ज्यादा घुमा दिया। इसको अगर मैं 60 करूंगा तो ये यहाँ पे आएगा, जस्ट यहाँ पे CH3 ओके, और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आएगा, ये बनेगी मेरी एंटी फॉर्म, ये बनेगी मेरी एंटी फॉर्म। अगले 60 में कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे यस CH3, एक यहाँ पे आ जाएगा H और एक H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड। अगेन 60 डिग्री, ये चला जाएगा यहाँ पे, पीछे वाला सेम बना लो पहले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन, यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे
ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा? ये वो वाली फॉर्म होगी जो सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसमें ये CH3 इसके बिल्कुल पास में राइट से, अब इसमें ये CH3 इसके पास में लेकिन लेफ्ट से। नाउ अगेन दिस इज गोची फॉर्म, गोची फॉर्म। हाँ एंटी कौन सी? वन वाली है फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर उसके बाद में गोची आई, ठीक है। थर्ड में पार्शियली इक्लिप्स्ड, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, बॉन्ड के, लेकिन यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, सेम नहीं है ग्रुप सारे, इसलिए उसको मैंने बोला पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर उसके बाद में इसमें आए, ये एंटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि CH3 और ये CH3 ये बिल्कुल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, दैट्स व्हाई इट इज एंटी, दिस इज नोन एज एंटी फॉर्म। ये अगेन पार्शियली इक्लिप्स्ड में आएगा, फिर गोची में आएगा, और फिर अगली 60 में जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो क्या आ जाएगा, अपनी पहली फॉर्म को रिसीव कर लेगा, CH3H। अब यहां से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा भाई, ये लो H और ये CH3 और ये बन गया आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड कितनी फॉर्म बनी टोटल? कितनी रोटेशन से गुजर रहे हैं हम? फुल्ली इक्लिप्स्ड से चले थे 1 2 3 4 5 और 6 रोटेशन कर दी, 60 × 6 360 डिग्री पे आ गए ना, 6 रोटेशन करके। यानी कि एक फुल रोटेशन में हमारे डिफरेंट कितनी फॉर्म बन रही है भाई? 6 फॉर्म बन रही है, क्योंकि पहली और वो जो 7वीं है वो सेम है, 7 फॉर्म बन रही है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं अगर मैं अलग अलग देखूं तो? एक तो है बेटा, यहीं से शुरू कर दो, फुल्ली इक्लिप्स्ड Fe, फिर उसके बाद में गोची, G से डिनोट कर रहा हूं, फिर उसके बाद में पार्शियली इक्लिप्स्ड को मैं PE से डिनोट कर रहा हूं, फिर उसके बाद में बनी एंटी फॉर्म NTA, फिर पार्शियली, फिर गोची, बस टोटल कितनी फॉर्म बनी? 1 2 3 4। एक और कौन सी है? फुल्ली, गोची, पार्शियली, एंटी, 4 ही है, 4 ही फॉर्म है। इन चारों फॉर्म को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लगाइए जनाब, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखो। तो कैसे लिखोगे? मैक्सिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन, फिर मीडियम रिपल्सन किसमें, ऐसे करके देखो आप, ये आपकी जिम्मेदारी हो, थोड़ा सा देखो, ये तो फिर मुझे तो बताना ही है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज कर दीजिए, मैंने आपको बता दिया। करो जल्दी। किसी एक को तो, दो को तो रखो, सबसे ज्यादा रिपल्सन बताओ भाई। चलो भाई जेंटलमैन बताओ, सबसे ज्यादा रिपल्सन मुझे लग रहा है ये जो हमारी फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये देखो CH3 यहाँ पे इस कार्बन पे 3 और हाइड्रोजन है, उनका भी तो रिपल्सन शामिल है इनके अंदर, सारे के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक ही जगह, यहाँ पे बादल बन रहा है, ये वाला क्लाउड भी यहीं पे फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो उनके अंदर सब मैक्सिमम रिपल्सन होगा। तो सबसे कम एनर्जी जो होगी, सबसे कम स्टेबिलिटी, वो होगी आपकी फुल्ली एक्लिप्स्ड की, सबसे कम स्टेबिलिटी होगी फुल्ली इक्लिप्स्ड, सबसे कम स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगा रहे हैं मिनिमम, सबसे कम रिपल्सन। जब ये इसके जस्ट एंटी है,
इस केस में देखो, ये इस बॉन्ड से ये बॉन्ड दूर है, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे है, और इस बॉन्ड से ये बॉन्ड दूर है। CH3 क्लाउड ऊपर वाला, ठीक है ना, वो भी दूर है, तो एंटी होगी सबसे ज्यादा। चलो भाई मैं एंटी को सबसे लास्ट में रख दूं, क्योंकि इसके अंदर रिपल्सन मिनिमम है, एंटी को सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं गोची और पार्शियल इक्लिप्स्ड। है तो इक्लिप्स्ड, गोची में तो क्या है, बीच में है सारे, तो पार्शियली इक्लिप्स के अंदर क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे पार्शियली इक्लिप्स्ड और यहाँ पे आ जाएगा आपका गोची, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया मान लो आपके, ठीक है, तो क्या आप इतनी थ्योरी लगाओगे, देखोगे न्यूमेरिकल की, अब ये तो चीज आपने समझ ली, तो इसको कैसे याद रखोगे, FPGA, FPGA क्या बनाओगे इसका, कुछ भी बना लो जो आपकी मर्जी करे। FPGA फुल्ली, पार्शियली, गोची और एंटी, FPGA PG। कर लोगे यार, FPGA, ठीक है, हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं इसी से रिलेटेड जो आएगा। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या टाइम एक ही बात है। तो सबसे कम एनर्जी यहां से लेके चलते हैं भाई, सबसे कम एनर्जी किसकी थी बेटा, सबसे कम एनर्जी थी एंटी की। एंटी से किस में जाएगा वो, एंटी कहां था, डायग्राम हटा दिया, एंटी से किस में जाएगा, पार्शियल इक्लिप्स में। पार्शियल इक्लिप्स से किस में जाएगा, पार्शियल इक्लिप्स से जाएगा गोची में। गोची थोड़ा सा नीचे आएगा, इसका मतलब गोची यहां आ गया, ठीक है, ओके। फिर किस में जाएगा, फुल्ली इक्लिप्स में। फुल्ली इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर किस में आएगा, गोची में, ये गोची है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड, और ये हो गई इधर गोची। फिर गोची के बाद में अगेन पार्शियली इक्लिप्स्ड, एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, और फिर किस में आ जाएगा, लाइक दिस, एंटी में। ऐसे ही है ना, तो ये जो डायग्राम होगा, ये डायग्राम ऐसे आएगा, लाइक दिस। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से कन्वर्जन में है, सबसे ज्यादा एनर्जी क्या लग रहा है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच कन्वर्जन इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी, गोची टू फुल्ली इक्लिप्स, ये वाले में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है बेटा, इसके अंदर। तो ये नोट डाउन कर लो, गोची टू fully eclipsed, maximum energy is required. Gochi to fully eclipsed, maximum energy is required. Okay. और ऐसे डायग्राम वो 4 तरह के डायग्राम दे सकता है भाई। गोची यहाँ पे लगा देगा, पीई यहाँ पे लगा देगा, पूछेगा बताओ कौन सा सही डायग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है ना, तो यहीं से आइडिया लग जाएगा आपको, FPGA से पता लग जाएगा कि गोची की जो स्टेबिलिटी ज्यादा है, गोची की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो पहले मॉलिक्यूल को थोड़ी दिक्कत हो रही है, डाउन आ गया, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, फिर डाउन आ गया, लाइक दैट, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या तो ये यहाँ पे फील करेगा, या फिर यहाँ से यहाँ, इन दोनों में ये वाला ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमम एनर्जी को देखा जाए बेटा, जैसे NT2 ये वाला यहां से लेके यहां तक, तो ये जो एनर्जी है ना 15 to 30 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल भी
रूम टेम्परेचर पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और इंटर कन्वर्जन इनका चलता रहता है। ये जो इंटर कन्वर्जन है ये भी फास्ट है, तो इन मॉलिक्यूल को हम अलग अलग वो नहीं कर सकते, लेकिन ये इंटर कन्वर्जन इतना फास्ट नहीं है जितना आपका इथेन में था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्फर्मेशन। अब मुझे ये आप चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं कभी भी इनको फॉर्म कर सकता हूं? क्या कोई मैं ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकता हूं कि ये फॉर्म हो जाए? ये वाली, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? बताइए जनाब, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या किसी कंडीशन में मैं इन मॉलिक्यूल को, किसी भी एक मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूलर फॉर्म को, क्या मैं बना सकता हूं एट वेरी लो टेम्परेचर? बताओ कौन सी स्टेट रहना चाहेगी सबसे कम टेम्परेचर पे? क्योंकि जब टेम्परेचर कम है, अब मैं रूम टेम्परेचर नहीं ले रहा, अब मैंने क्या किया, कंटेनर को कूल डाउन करना शुरू कर दिया। कूल डाउन करना शुरू करूंगा तो इसका मतलब क्या है, अब वो सिस्टम किस में रहना पसंद करेगा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी में। तो स्लोली जो मॉलिक्यूल इसमें है वो इनमें आना शुरू हो जाएंगे, इनके थ्रू आएंगे, इनके थ्रू आएंगे, और लास्ट में वो किस में फॉल करना शुरू कर जाएंगे? एंटी में। तो एट वेरी लो टेम्परेचर आपकी एंटी फॉर्म को हम एग्जिस्ट करवा सकते हैं, लो टेम्परेचर पर। ठीक है ना? लेकिन अगर कोई भाई साहब ये बोले कि मुझे तो फुल्ली इक्लिप्स्ड चाहिए हायर टेम्परेचर पे, तो वो उसको नहीं करवा सकता, क्योंकि फुल्ली इक्लिप्स्ड जब आएगी जब ये सारी फॉर्म एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, एंटी वाली आप फॉर्म कर सकते हो, वो भी एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये आपकी एग्जिस्ट कर सकती है। और एक चीज और बता देता हूं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को लो करते जाएंगे, ये जो इनका इंटर कन्वर्जन का जो टाइम है ना बेटा, वो भी रिड्यूस हो, मतलब बढ़ता जाएगा। ठीक है, पंखे की स्पीड कम होती जाएगी, वो इतना फास्ट इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे जितना वो रूम टेम्परेचर पे हो रहे थे। सो स्पीड ऑफ इंटर कन्वर्जन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर डाउन तो स्पीड ऑफ कन्वर्जन कम। आप लिख लो स्पीड ऑफ इंटर कन्वर्जन, स्पीड ऑफ इंटर कन्वर्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम तो वो कम स्पीड से इंटर कन्वर्ट होंगे। हो गया भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप ग्लूकोज को, इन सब को पढ़ते हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर को, है ना, ये लो, मैं एक लेता हूं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब उसके अंदर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेटा, 2-3 पॉइंट है जो मुझे बताने। साइक्लोहेक्सेन आप ऐसे बनाते हो, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा हूं मैं, H2 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 एंड H2। हो गया? ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, ठीक है ना, बेंजीन नहीं है, मैं साइक्लोहेक्सेन ले रहा हूं। ये है इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी डिफरेंट फॉर्म देखता हूं ना बेटा, ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी एक फॉर्म ये होती है लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म, यानी कि इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं तो चेयर टाइप में बैठने लायक हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड चेयर फॉर्म। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में आ सकती है, चेयर फॉर्म होती है। चलो मैं थोड़ा सा और बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, जब हम ग्लूकोज वाला वो सब पढ़ेंगे ना, इंटर कन्वर्जन, उसकी शेप स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्शन फॉर्मेशन, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये देखो भाई, अब दिख रही थोड़ी चेयर? हाँ सर, अब तो बन गई थोड़ी सी बैठने लायक, है ना, थोड़ी आराम वाली बन रही है, थोड़ा वो जो पैर पसार के बैठते हैं वो वाली। ये साइक्लोहेक्सेन ही है, ये इसकी चेयर फॉर्म है। ओके, ये जो चेयर फॉर्म है, अगर इसकी इस आर्म को, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मैं स्टैटिक रखूं, इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन मैं स्टैटिक रखूं, और केवल इस आर्म को पकड़ के मैं ऐसे ऊपर की तरफ कर दूं, तो आपको कैसे नजर आएगी बेटा? ये कुछ इस तरीके से आएगी ना। इसको क्या है, ये क्या दिख रही है आपको?
सब टाइप में दिख रही है, लेकिन इसको बोट फॉर्म बोलते हैं बेटा, बोट, किश्ती, नाव जो होती है, ये चेयर फॉर्म और ये बोट फॉर्म, ठीक है, ओके। अब अगर मान लो ये तो मैंने इसको पूरा कर दिया, अगर मैं इसको पूरा ना करके, चलो इसको यहीं पर रहने देते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं, मतलब ऐसे, समझ में? दिस इज कॉल्ड हाफ चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? हाफ चेयर फॉर्म। अब मुझे आपसे केवल ये पूछना है, इन तीनों में से आपको क्या लग रहा है? ये लो भाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे, इनकी भी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये इनकी पोजीशन कैसे होती है वो मैं डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं जस्ट ऐसे ही इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ये लगा रहा हूँ। बताइए जनाब, इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन सी फॉर्म में होगा? बताइए भाई, इनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, सारे के सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं, ओके। तो ये देखो, जब ये कार्बन इस कार्बन के पास में आ रहा है, तो ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन के करीब आ रहा है, ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके साथ, है ना, उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये भी पास में आ रहे हैं, तो इस फॉर्म के अंदर रिपल्सन इज मैक्सिमम। तो ये क्या होगा? लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी है। इसके अंदर क्या है? ये वाला दूर है, ये कार्बन दूर है, तो रिपल्सन है ही नहीं, ना के बराबर, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? मोस्ट स्टेबल। और ये भाई साहब क्या है? हाफ चेयर, लिटिल बिट, बीच में दोनों के। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गई हमारी बोट, फिर उसके बाद में चेयर, और फिर उसके बाद में हाफ चेयर, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, ठीक है? आ गया समझ में? ओके, नोट डाउन करो बेटा इसको। फिर एक चीज और बतानी है मुझे, यहाँ पे लास्ट जो होगा, लास्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, दैट इज, इसको जल्दी उतार लो। हो गया? चेयर फॉर्म के अंदर जब भी ये कार्बन ऊपर की तरफ जाएगा, देखो ध्यान दो बेटा, अब ध्यान दो, उसको उतार लेना। जब भी ये कार्बन ऊपर की तरफ जा रहा है, उस कार्बन के ऊपर ये बॉन्ड जो बिल्कुल एक्सियल परपेंडिकुलर गया, दिस इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड। अब एक बॉन्ड ऐसे है, एक ऐसे, तो ये थोड़ा सा इधर आएगा, दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है? एक्सियल अप, ये वाला डाउन, तो एक्सियल क्या होगा? डाउन। ये बॉन्ड एक्सियल, तो ये बॉन्ड कैसे चला जाएगा? दूसरे वाला ऐसे थोड़ा तिरछा आएगा, ठीक है ना? ये कौन सा हो जाएगा? इक्वेटोरियल, ठीक है? इसमें ये देखो, 2 बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं, तो एक ऐसे चला जाएगा लाइक दैट, और एक थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा। ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो। ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये दोनों ऐसे आ रहे हैं, तो एक ऐसे, क्योंकि टेट्राहेड्रली लगाना है ना मुझे, तो ये ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों इधर है ऐसे। कार्बन के 4 बॉन्ड, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक ऊपर, ऐसे ही तो आएंगे टेट्राहेड्रली, हम ऐसे ही तो शो करते हैं। ये कार्बन है लाइक दिस, एक पीछे, ये आगे, ये उधर। अगर मैं प्लेन में अगर शो करना चाहूं, इसको एक प्लेन में मान लो, दिस इज टुवर्ड्स यू, इसको हम बोलते हैं वेज, वेज इज ऑलवेज टुवर्ड्स यू। देखो बड़ी चीज है आपकी तरफ है और छोटी होती चली गई, डैश दूर होता चला गया,
कार्बन हमारे इसके रिलेटिव पास में है और फिर हाइड्रोजन दूर होता चला गया। दिस इज कॉल्ड वेज। इसको वेज बोलते हैं, इसको डैश बोलते हैं। तो इस तरीके से भी हम 3 डायमेंशनल शो कर सकते हैं कार्बन को वेज एंड डैश की फॉर्म में। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बुक में कई बार लिखे होते हैं, न्यूमेरिकल्स में बच्चों को समझ में नहीं आता है कौन सा वेज है कौन सा डैश है, तो आप इसको लिख लो। ओके, तो जब भी आप कार्बन बनाओगे बेटा, ये साइक्लोहेक्सेन की ऐसी स्ट्रक्चर बनाओगे या ग्लूकोज में, जब भी कार्बन ऊपर की तरफ होगा तो एक्सियल हमेशा ऊपर की तरफ बनाना है, जब भी कार्बन नीचे की तरफ होगा तो एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ बनाना है। दिस इज एक्सियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, लाइक दिस। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आज हम यही पे स्टॉप करते हैं। तो जितने भी ये आइसोमर्स थे बेटा, जितनी शेप बन रही थी, ऑल दोज आर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, या इनको हम कन्फॉर्मर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। एंड दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रोटेशन या अलाउड रोटेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। लिख दोगे इतनी चीज? ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड आई थिंक कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, सब कुछ कवर अप हो गया बेटा। ओके, बाकी हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। चलो आज के लिए इतना काफी है, जतिन को काफी टाइम हो गया वेट करते हुए।